Welcome folks. In this video we are going to discuss about the amendment process of our constitution, that how we can amend our constitution. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC digital mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in Creative. So now let's get started off with today's topic, that is amendment of our constitution. So let's get started straight away with it and discuss how we can amend our constitution, what are different type of majorities that can be there. So let's get started. So guys, this is chapter 11 and the name of the chapter is amendment of the constitution. अभी तक हमने फंडामेंटल राइट, CPSP ये सब कुछ देखा और हमने ये भी देखा कि उसमें अमेंडमेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड व्हाट नॉट. अब हम ये देखेंगे कि वो अमेंडमेंट्स हुई कैसी थी, उसका प्रोसीजर क्या होता है. मैं आपको बार बार बोल रही थी मेजॉरिटीज़, तो वो कैसी कैसी मेजॉरिटीज़ होती है, कौन सी मेजॉरिटीज़ हो सकती हैं, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो स्ट्रेट अवे लेट्स गेट स्टार्टेड off and I will discuss the insight more in depth when we will be encountering with that type of facts. So let's get started. So first comes procedure laid down for amendment is neither as easy as in Britain and nor as difficult as in USA. कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो हमेशा हम जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम हर चीज़ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि वो उसकी अलग है. जैसे हमने सेक्युलरिज्म की बात करी तो इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट है. अगर हम बात करते हैं इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फिर वो फ्लेक्सिबल है, वो भी अपने तरीके का है. तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. हमने हर चीज़ को इस तरीके से यूज़ किया है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ यूज़ हो. कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो इजी है करना, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी, और कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो डिफ़िकल्ट है करना, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिएगी. तो वही स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल क्लियर बताया जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत रिजिड है. देन आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 deals with the power of parliament to amend the constitution and its procedure. जब हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आता है अंडर आर्टिकल 368. अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब हमें लगता है कि जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसे और ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत है, तब हम अमेंडमेंट कर सकते हैं. हम मतलब पार्लियामेंट, हम तो नहीं कर सकते, तब उसमें अमेंडमेंट हो सकती है. जब हमें लगता है कि जो भी वहाँ लिखा है उसको और ज़्यादा इम्प्रोविजन वे में रखना है या हमें कुछ और ऐड करना है ताकि जो चेंजिंग वैल्यू है सोसाइटी की उसके साथ हम कॉप अप करके आगे निकल सके, तो इन सब सर्कमस्टांसेस में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं. और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से बिल इंट्रोड्यूस होगा और क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारे का सारा आर्टिकल 368 में है. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बिल इंट्रोडक्शन का. वैसे इस चीज़ का हमें इंसाइट मिलता है क्लास 11th की NCERT कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क से. वहाँ पे भी ये पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझाया गया था कि कैसे बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर कैसे कैसे प्रोसीजर से निकलता है. तो तभी बोला जाता है कि NCERT प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ताकि आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ सके. वो एक बेस ग्राउंड मिल जाता है. तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज हाउएवर पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस व्हिच फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो जुडिशरी है उसने ये निकाला था या उसने ये डॉक्ट्रिन निकाली थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं, उसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. कि जो वो बेसिक वैल्यूज़ हैं वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी पॉलिटी का सबका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है. और वो जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, बेसिक आइडल्स हैं, उन्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. अगर लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा लॉ बना के लाती है जो कि वो बेसिक जो वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट में होगा, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, तो उस केस में जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है जिसके अंडर वो उस लॉ को, उस एक्ट को, जो बेशक वो एक्ट बन गया है, चाहे वो बिल में इंट्रोड्यूस हुआ था तब तो डेफिनेटली जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी. जब वो लॉ बन चुका है उसके बाद जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी. दैट मीन्स उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. तो वही यहाँ पे है कि हाउएवर पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में हो. अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे एकदम से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा.
सो प्रोसीजर क्या है, अगर हम अब अमेंडमेंट की बात करें वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रोसीजर में बात करेंगे तो सबसे पहले ये क्लियर रखिए कि कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग बिल फॉर पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, राइट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जरूरी नहीं है वो लोकसभा में होगा, जरूरी नहीं है वो राज्यसभा में हो, किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, ये प्राइम कंडीशन है। देन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये बहुत बेसिक एक सेंस मेकअप होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है उसका जो बिल इंट्रोड्यूस करना है, सबसे पहले तो बिल इंट्रोड्यूस होना जरूरी है। फिर दूसरी बात आती है उसका जो बिल इंट्रोड्यूस करना है वो कोई मिनिस्टर भी कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। अब डिफरेंस आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है मिनिस्टर में और जो प्राइवेट मेंबर है। मिनिस्टर बेसिकली वो होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह होते हैं, और प्राइवेट मेंबर वो होंगे जैसे ऑपोजिशन लीडर भी हो सकता है या फिर उसी पार्टी का वो पर्सन हो सकता है जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो, तो उन्हें हम प्राइवेट मेंबर बोल देते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है तो उस केस में हम उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, ये याद रखना। और प्राइवेट मेंबर कौन है, जो कैबिनेट मिनिस्टर के बिना जो भी है वो सब प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखने की है कि जो हमारी पॉलिटी है उसमें आज तक जो भी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो बहुत रेयर है कि वो पास नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली अगर सपोज कोई प्राइवेट मेंबर कोई बिल लाता भी है तो उसको वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, और फिर गवर्नमेंट उसे जो भी मॉड्यूलेशंस करके वो खुद से उसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वही गेम है ना, सारा गेम तो क्रेडिट लेने का है। फिर क्या है, अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि मिनिस्टर भी जो बिल है इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो प्राइवेट मेंबर है वो भी कर सकता है, तो आपको क्या लगता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी जरूरी होगी? कभी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो अगर प्राइवेट मेंबर को इंट्रोड्यूस करना है तो वो वहीं पे लैग कर जाएगा। इसीलिए ये जो बिल इंट्रोडक्शन करना है, इसका जो काम है बिल इंट्रोड्यूस करने का, वो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, और इसमें जो प्रेसिडेंट है उससे प्रायर परमिशन नहीं लेनी होती, याद रखिएगा। देन आता है, चलो अब बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटीज बहुत मतलब बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, मैं अभी इसके बाद आपको वही एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए जो स्पेशल मेजॉरिटी है उससे ये जो पर्टिकुलर बिल है वो पास होना चाहिए हर हाउस से, मतलब दोनों हाउस से जो स्पेशल मेजॉरिटी है उससे वो बिल पास होगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब एंड और का डिफरेंस आई बिलीव आपको पता होगा। जहां पे एंड लगता है, एंड का मतलब है कि वो, जैसे सपोज कंडीशन ए, कंडीशन बी और बीच में एंड है, तो दैट मीन्स दोनों कंडीशन ए, कंडीशन बी दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर लिखा है कंडीशन ए और कंडीशन बी, तो दोनों में से एक सेटिस्फाई हो गई तब भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक कंडीशन है और जो दूसरी कंडीशन, दोनों के बीच है एंड, सो दैट मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात आती है, ये कंडीशंस क्या है? पहले लिखा है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, कि जितनी मेंबरशिप है, सपोज करो अगर हाउस में 500 लोग हैं, 500 मेंबर्स हैं अगर हाउस में, तो उस 500 में से 50% प्लस 1, जैसे 500 में से 250 प्लस 1 मतलब 251 मेंबर्स एटलीस्ट उस चीज की बिल की एंडोर्समेंट में, मतलब बिल को यस के फॉर्म में वोट करने चाहिए, पहली कंडीशन। जब ये हो गया कि हाँ चलो टोटल मेंबरशिप तो है, फिर आता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर पहली कंडीशन हमने देख लिया टोटल मेंबर्स, फिर दूसरी कंडीशन क्या है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जब वोटिंग हो रही थी उस समय जितने लोग प्रेजेंट थे और वोट डाला है जिन लोगों ने, उनमें से 2/3 मेंबर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए उस बिल को। तो 2 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जितने हाउस के मेंबर्स हैं उसमें से हाफ प्लस 1 मतलब 50% प्लस 1 जो मेंबर्स हैं उन्हें उस पर्टिकुलर बिल के लिए यस वोट करना है। फिर जब हमने देखा कि हाँ चलो ये भी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने उस समय वोट कर रहे थे। अब जब हम टोटल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि कितने प्रेजेंट थे, टोटल मतलब टोटल।
अगर 500 हाउस में मेंबर होने थे तो 500 का 50%। और अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज वो हाउस में उस दिन 500 में से सपोज करें 300 लोग प्रेजेंट थे और वो 300 लोगों में की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, जब हम टोटल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तब हम ये देख रहे हैं कि टोटल मेंबर्स कितने थे, और जब प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहे हैं तब हम ये देख रहे हैं कि वोटिंग के टाइम कितने प्रेजेंट थे, वो उनकी हमें 2/3 चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी दोनों हाउसेस से डिफरेंटली, तब जाके वो बिल पास होता है। मतलब ऐसा है, सपोज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोकसभा में पहले देखा जाएगा कि 500 में से सपोज 250 लोग, 250 + 1, हमेशा +1 जरूर होगा, तो 251 लोगों ने उस चीज में एंडोर्समेंट दिया और जो प्रेजेंट थे वो सपोज 300 ही थे उस समय प्रेजेंट एंड वोटिंग में, और उनमें से 2/3 ने भी वोटिंग किया तो दिया, तो दैट मीन्स वो बिल पास हो जाता है, राइट। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी। देन ईच हाउस मस्ट पास बिल सेपरेटली। हर हाउस जो बिल पास करेगा वो सेपरेटली करेगा, यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। लोकसभा को पहले अपने हाउस में से वो पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा को अपने हाउस में से वो बिल पास करना पड़ेगा। एंड इफ बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन, ये हम लोग बात तब कर रहे हैं जब बात हो रही है कि वो नॉर्मल पॉलिटी की बात है। बट अगर कोई ऐसा एक्ट अमेंडमेंट आ रहा है, जैसे हम जीएसटी की बात करें तो जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो जीएसटी वाज नॉट ओनली रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू द फेडरल पॉलिटी, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के जो उनके अंदर भी सब्जेक्ट आता उससे भी रिलेटेड था। इस वजह से क्या हुआ था, जो भी बिल जो फेडरल नेचर का होगा, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व है, उस केस में वो बिल फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू भी पास होना चाहिए। इफ बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड by legislature of half of states by simple majority। बट उनके लिए प्रोविजन बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो half of states होना चाहिए और उसके बाद वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए। अगर वो पास हो जाता है तो वहां से भी वो पास हो गया। दैट मीन्स कि अगर वो फेडरल पॉलिटी से नहीं है तो दोनों हाउसेस ने स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास कर दिया तो वो पास हो गया। अगर वो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड अमेंडमेंट है तो उस केस में दोनों हाउसेस पास करेंगे, फिर तीसरी फेडरल पॉलिटी भी इंक्लूड हो जाएगी जिसमें कि जो हाफ ऑफ द स्टेट्स है वो पास करेंगे बाय सिंपल मेजोरिटी। जब ये हाउसेस से पास हो जाता है उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जैसे वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज और हर असेंट टू बिल। ही शी कैन नाइदर विदहोल्ड his or her assent to bill nor return the bill। उनके पास कोई भी पावर नहीं है, उन्हें उस बिल पे साइन करना ही होगा, राइट। तो ये है किस तरह से जो बिल था, पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ, दोनों हाउसेस में सेपरेटली बिल इंट्रोड्यूस होगा और उसके बाद जब वो दोनों हाउसेस में से पास होगा, अगर सपोज सिंपल मेजोरिटी से नहीं स्पेशल मेजोरिटी से, याद रखना स्पेशल मेजोरिटी में हमने दो कंडीशंस देखी। पहली कंडीशन थी टोटल मेंबरशिप और दूसरी कंडीशन है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई, हाउस से पास हुए, दोनों हाउसेस से डिफरेंटली पास होगा, सेपरेटली, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। अगर वो फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड है तो फिर वो फेडरल पॉलिटी में भी जाएगा, मतलब स्टेट्स के पास भी जाएगा। हाफ ऑफ द स्टेट्स को सिंपल मेजोरिटी से उसे एंडोर्स करना है, मतलब उसे पास करना, रेटिफाई करना है, और फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देंगे। उनके पास कोई पावर नहीं है, वो अपना एसेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो एसेंट देना ही पड़ेगा, राइट। तो ये प्रोसीजर है कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास होगा। I hope this whole procedure is clear for you, and if it's not, let me summarize this whole thing for all of you। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले होगा बिल इंट्रोड्यूस, राइट। तो बिल इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में, आइदर हाउस में वो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, और जैसे वो बिल इंट्रोड्यूस होगा उसके बाद वो किसी भी हाउस में जिसमें भी इंट्रोड्यूस हुआ है, सपोज करो वो हाउस 1 में गया, तो हाउस 1 में वो जाएगा और फिर वो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास करना है। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है कि उसमें दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल मेंबरशिप, कि जितने मेंबर्स हैं उसके टोटल, सपोज अगर टोटल थे, मतलब जो टोटल मेंबरशिप है उस केस में वो है 500, तो हम क्या कहेंगे 50% ऑफ 500, दैट इज 50% ऑफ 500, वो क्या हो जाएगा 250 + 1। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, दैट मीन्स 251 होने चाहिए, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि वो उस हाउस में, दूसरी कंडीशन उन्हें क्या फुलफिल करनी पड़ेगी कि उस हाउस में वो 2/3
जो प्रेजेंट एंड वोटिंग था वो भी होना चाहिए। कि सपोज करो जब वोटिंग हुआ तब वो 500 में से सिर्फ 300 लोग ही प्रेजेंट थे, वो 2/3 ऑफ 300 +1, ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी फिर वो जाएगा हाउस नंबर 2 में। लेट मी पुट अप न्यू स्लाइड फॉर इट। तो वो जाएगा हाउस नंबर 2 में। हाउस नंबर 2 में भी वो सेम वही जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसे वहां पे भी अटेन करनी पड़ेगी। और सपोज करो वो हाउस नंबर 2 से भी पास हो जाता है और वो था फेडरल पॉलिटी का। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आएंगी। अगर तो वो फेडरल नहीं है तो उस केस में वो सीधा चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ेगा। वो अपना एसेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं और ना ही वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस भेज सकते हैं। और वो अपना एसेंट देंगे और एसेंट देके वो बिल बन जाएगा लॉ या एक्ट, राइट। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है जब वो दोनों हाउसेस से पास हुआ उसके बाद हो सकता है कि वो फेडरल हो। अगर वो फेडरल होगा तो उस केस में हाफ ऑफ द स्टेट्स को उसको पास करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी से जब वो रेटिफाई कर देते हैं उसके बाद वो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और फिर वो अगेन प्रेसिडेंट उसे अपनी एसेंट देंगे और वो बन जाएगा लॉ या एक्ट। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे भी समझाऊंगी। सिंपल मेजॉरिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग थे, जो भी उस समय वोट कर रहे थे उसका 50% +1, राइट। तो ये इतना मतलब आई थिंक दैट्स नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड बट स्टिल आई हैड समराइज्ड फॉर यू। तो हमने अभी क्या देखा है, सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर वो जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होगा। दैट मीन्स टोटल मेंबर जो है टोटल मेंबरशिप के हिसाब से मतलब 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स +1 और फिर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वहां से सेम स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। और फिर अगर वो फेडरल है तो वो हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करेगी बाय सिंपल मेजॉरिटी और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और एसेंट मिलेगा। अदरवाइज वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसे एसेंट मिल जाएगा और वो लॉ या एक्ट बन जाएगा। So that shows the procedure for amendment of our constitution. I hope by this it's very much clear for all of you कि किस तरह से हमारा जो constitution है वो amend हो सकता है। So I think that's clear. So now comes types of majority which I think will take some time to explain. So instead of explaining that in this particular video, I will explain that in more depth in next video. In this video, we had basically set our foundation very clear, especially for the procedure for amendment, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से वो जो amendment procedure है वो चलेगा। और फिर हमने देखा कि जो हमारा constitution है वो कैसे flexible है कुछ एक्सटेंट पे और रिजिड है कुछ एक्सटेंट पे। और हमने आर्टिकल 368 की अभी बात कर रहे हैं। बट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मोर लेट यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज इन better sense. So that was it for this particular video, guys. I hope all the information that I had tried to portray for you, you are able to comprehend that in better way. So if you had, then please hit the like button and also subscribe to channel if you hadn't yet. And guys, always remember I do conduct a free masterclass in which I let you know how you can easify your UPSC journey. And if you had not registered for it yet, I request you to do that right now, because in this free masterclass I will let you know how you can move forward with speed and understand each bit of thing in better way. You can follow the same from the link given in description below. So I will love to see you all over there. So that was it for this particular video. I will meet you all in the next video with the remaining topic of this chapter. Till then, bye bye guys.